तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले एक हफ्ते से लगभग हर एक की नज़र पुणे में सिया पर थी और इसी दौरान पुणे से दूर मेघालय में सोनम, जिसने हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल किया, बड़ी खामोशी से चुपचाप जेल से बाहर आ गई। जेल से बाहर तो पहले ही आ गए थे, निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन मेघालय हाईकोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा और वो बाहर आ गई। अब उसी के बाद एक सवाल उठता है, मतलब एक ऐसा केस जिस पर पूरे देश में बहस हुई, मीडिया ट्रायल हुआ, क्या क्या सज़ा की मांग की गई, सरकार सामने आई तब कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। अंजाम ये कि 10-11 महीने में ही जेल से बाहर जमानत पर, वो भी मर्डर के केस में। यहीं से ये सवाल उठता है, सिया का क्या? यही होगा जो सोनम के साथ हुआ है। ये सवाल कल से मेरे जहन में कौंध रहा था। मैंने कुछ बड़े क्रिमिनल लॉयर से बात की, अलग अलग, आज सुबह की, दोपहर को की, शाम को की, और जानने की कोशिश की कि सिया के केस में क्या हो सकता है। क्या सिया को पुणे पुलिस सज़ा दिला पाएगी? ये केस कितना मजबूत है, किस मजबूती और सबूत के साथ पुणे पुलिस इसको अदालत तक ले जाएगी? और क्या सचमुच सिया और चेतन को एक कत्ल के इल्ज़ाम में जो सज़ा है मैक्सिमम उम्र कैद से लेके फांसी वो मिलेगी? हालांकि फांसी तो मुझे नहीं लगता, इसलिए कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में है नहीं। इससे पहले ऐसे बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं, इश्क, मोहब्बत, सगाई, शादी में, तो ये अलग से कहाँ हुआ। अब हमारे यहाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ढूंढने से भी नहीं मिलता है, इसलिए कि कुछ ना कुछ हो जाता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर हमेशा ये माना जाता है कि कुछ अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, अनोखा हो, उससे पहले कभी नहीं हुआ हो, ना किसी ने सुना हो, तभी तो रेयर कहते हैं इसको। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर और भी रेयर। लेकिन आप कोई भी क्राइम उठाकर देख लीजिए, कहाँ से आप उसको रेयर या रेयरेस्ट में ढूंढेंगे? सब कोई ना कोई कर चुका है। सिया ने वो किया जो सोनम साल भर पहले कर चुकी थी। तो क्रिमिनल लॉयर जिनसे मैंने बात की, उन्होंने जो जो पॉइंट्स बताए बड़े इंटरेस्टिंग, कि सिया के केस में क्या होगा, पुणे पुलिस सज़ा दिला पाएगी या वो लोग भी सोनम की तरह बाहर होंगे। ये आपको बताऊं उससे पहले थोड़ी सी कुछ जानकारी दे देता हूं, अपडेट। सिया और केतन का रिश्ता जो शुरू हुआ वो दिसंबर से हुआ था, जब एक शादी में देखा गया, सिया को केतन के घर वालों ने पसंद किया। फिर जनवरी में बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन सिया के घर वाले, खासतौर पर उसके पिता और माँ, इस बात पर थे कि सिया अभी छोटी है। 19 साल भी उसके पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि 19 साल वो 20 साल की तो अब हुई है, 19 जून को, मतलब 20 साल पूरे नहीं हुए थे, 20 साल अभी 19 जून को हुए। तो घर वालों ने कहा अभी तो वो छोटी है, हम उससे पहले उसके भाई की शादी देख रहे हैं, मतलब रिश्ता, सिया का बड़ा भाई साहिल, जो सिया से 2 साल बड़ा है, तो उसका रिश्ता देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पहले उसकी शादी करेंगे, फिर सिया की करेंगे। इसी दौरान में केतन के तरफ से, केतन के पिता के मामा के जो बहनोई हैं, उन्होंने कहा कि सिया के फादर और मदर से कि आप अपने बेटे साहिल के रिश्ते को लेकर फिक्र मत कीजिए, उसकी भी हम शादी कराएंगे। इसके बाद सिया का रिश्ता तय हो गया। अब जो खबर आई है वो ये है कि असल में सिया और केतन की शादी होनी थी, और इसके बाद लगभग बातचीत शुरू हो चुकी थी, और आने वाले वक्त में अब सिया के भाई साहिल और केतन की बहन की शादी होनी थी। मतलब एक तरफ एक लड़की आएगी और आप लड़का देंगे। तो भाई बहन सिया और साहिल, उधर भाई बहन केतन और उसकी बहन, ये दोनों एक दूसरे के घर आने जाने वाले थे। रिश्ता ये था कि दोनों तरफ से शादी होनी थी भाई बहन की, एक दूसरे के भाई बहन से। और इसीलिए 6 जून को जब प्री वेडिंग शूट के लिए केतन और सिया इंडोनेशिया में बाली जा रहे थे, तब उनके साथ 2 और लोग थे, एक सिया का भाई साहिल और एक केतन की बहन। ये मैंने आपको पहले भी कहा था। अब प्री वेडिंग शूट में सिया का भाई या केतन की बहन क्यों जा रहे थे? तो जो जानकारी आई उसके मुताबिक इन दोनों को इसलिए केतन और सिया के साथ भेजा जा रहा था ताकि इस ट्रिप पर दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों एक दूसरे को जानें, करीब आएँ, और फिर नवंबर के बाद जब सिया और केतन की शादी हो जाए
तो साहिल और केतन की सिस्टर की भी शादी हो जाए, ये प्लानिंग थी। लेकिन केतन की तो शादी हुई नहीं, क्योंकि उससे पहले ही केतन मारा गया और कत्ल का इल्ज़ाम अब सिया पर है और उसके प्रेमी दोस्त चेतन पर। तो मतलब इस घर में 2 रिश्ते होने थे, लेकिन अब सारे रिश्ते टूट गए। अब दोनों घर वाले एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये कि जिस जगह पर लौगढ़ के किले में, उस लौगढ़ के फोर्ट पे सिया ने 18 जून को केतन को धक्का दिया था, यह खबर 23 जून को आई। 18 जून को डेथ हुई थी केतन की, धक्का दिया गया था, लेकिन उसके बाद से यही था कि वो फिसल कर गिरा। तब तक मीडिया, नेशनल मीडिया में ये स्टोरी तो थी नहीं। 23 जून को पहली बार FIR दर्ज होने के बाद जब पहले चेतन को गिरफ्तार किया गया, फिर सिया को, उसके बाद खबरों की बाढ़ आ गई। तब देश और दुनिया को पता चला कि सगाई के बाद एक फियांसी ने, एक मंगेतर ने अपने ही मंगेतर को खाई में धक्का दे दिया। तो जब ये खबर आई तो इस लौगढ़ किले में, जहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं, ठीक ठाक तादाद में जाते हैं। 25 जून के बाद वहाँ जाने वालों की तादाद अचानक बढ़ गई, वहाँ भीड़ बढ़ गई। मतलब टूरिस्ट सैलानियों की अब तादाद बढ़ गई है। और जो पहले जिस हिसाब से जाते थे, करीब 30% की आबादी पर डे के हिसाब से बढ़ गई है उस किले पर जाने वालों की। और जितने भी ये लोग जा रहे हैं, अब उस किले में बाकी जगह तो दूर, सबसे पहले जाकर वो उस जगह को देखते हैं जहाँ से केतन को धक्का दिया गया था। उस खाई के किनारे जाते हैं और लोग वहाँ पे तस्वीरें और सेल्फी ले रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि वहाँ जो लोग जा रहे हैं, उसके बाद बातचीत क्या हो रही है कि जहाँ से धक्का दिया गया था केतन को, उस जगह का नाम क्या है। तो जगह का एक नाम भी रख दिया गया और उसका नाम है सिया पॉइंट, यानी जहाँ से सिया ने धक्का दिया तो वो सिया पॉइंट हो गया। तीसरी चीज़, पुलिस कस्टडी में सिया और चेतन पिछले 9 दिनों से हैं। 3 जुलाई तक रहेंगे। टोटल 11 दिन रहना है। तो इस पूछताछ के दौरान पुलिस को लग रहा है कि कई बार सिया और चेतन दोनों झूठ बोल रहे हैं और सिया के दिल में बहुत सारे राज हैं जो पुलिस उससे उगलवा नहीं पा रही है। इसीलिए पुलिस सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है, यानी उसे झूठ की मशीन, झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने बिठाना चाहती है। लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है। पहला, आपको कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी। तो पुणे पुलिस कोर्ट में अर्जी डालने के लिए जा रही है, लेकिन उससे भी एक और मुश्किल है। कोर्ट ने अगर इजाज़त दे दी कि ठीक है आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए सिया का, फिर भी नहीं हो सकता कोर्ट की इजाज़त के बाद भी, जब तक खुद सिया तैयार ना हो। अगर सिया अपनी सहमति दे देती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो ही लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। अब मान लीजिए दोनों ने दे भी दिया तो एक और अड़चन है। अड़चन यह है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान जो भी सिया बोलेगी वो बतौर सबूत कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगा, कोर्ट में मान्य नहीं होगा। हाँ, लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान सिया कुछ ऐसी बात बता दे या कोई ऐसे राज बता दे जिसको पकड़कर उसका सिरा पुलिस किसी कहानी तक पहुंच जाए, तो पुलिस के काम आ सकती है जांच में। लेकिन बतौर सबूत लाई डिटेक्टर टेस्ट जो भी कहती है सिया, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब लाई डिटेक्टर टेस्ट पुणे पुलिस क्यों करवाने जा रही है? तो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि सोनम तो चुपचाप आज़ाद हो गई, क्या सिया के साथ भी यही होगा? सिया के केस का भी यही हश्र होगा? तो देश के कई बड़े क्रिमिनल लॉयर से मैंने बात की और जो पूरी बातचीत का निचोड़ है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस पूरे केस में क्या क्या है पुलिस के पास, पुणे पुलिस के पास इस वक्त सिया है, इस वक्त चेतन है। 2 ही आरोपी हैं। आरोपी नंबर 1 सिया, आरोपी नंबर 2 चेतन। ये पुलिस की कस्टडी में 3 जुलाई तक रहेंगे। पुलिस इनसे जैसे चाहे पूछताछ कर सकती है, पूछताछ चल भी रहा है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा पुलिस के पास सिया और चेतन के मोबाइल फ़ोन हैं, उनके कॉल डिटेल हैं, उनके मैसेजेस हैं, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी उन्होंने डाला वो है। केतन का मोबाइल फ़ोन है जो सिया के पास था जब 18 जून को मारा, बाद में सिया ने घर वालों को दे दिया था केतन के। इन सारे टेक्निकल एविडेंस के अलावा और क्या है पुणे पुलिस के पास? और है केतन के परिवार के स्टेटमेंट बयान, सिया के घर वालों के बयान, सिया के भाई मम्मी पापा के,
चेतन के घर वालों का पूरा जो अब तक का बयान है, कुछ इंडिपेंडेंट लोग हैं जो चेतन और सिया के रिश्तों के बारे में बता रहे हैं, तो इन सब के बयान हैं। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा 3 चीज़ और है। एक वो कार सिया की जिसमें 18 जून को बैठकर सिया और केतन लॉगढ़ किले पहुंचे थे। एक वो स्कूटी जिस पर बैठकर चेतन 18 जून को अपने घर से किले तक पहुंचा था। और एक सीसीटीवी कैमरे में कैद चेतन की न दिखाई देने वाले चेहरे वाली तस्वीर, क्योंकि वो हुडी पहने हुआ था। अब ये सारी चीज़ें हो गई। इन चीज़ों के आधार पर क्या सिया और चेतन को सज़ा दिलाई जा सकती है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जो पुलिस के पास अभी तक क्या क्या है ये आपको बताया, और इससे क्या होगा ये आगे बताऊंगा। लेकिन जो पुलिस के पास नहीं है वो क्या नहीं है? पहला, कोई चश्मदीद, कोई आई विटनेस जिसने देखा हो केतन को सिया या चेतन किसी ने भी धक्का दिया हो, और उन्हें धक्का देते हुए। आज इस केस को खुले हुए 23 जून से अब जोड़ने 1 हफ्ता हो गया, अभी तक पुणे पुलिस की अपील के बावजूद एक भी विटनेस सामने नहीं आया जो ये क्लेम करे कि उसने 18 जून की सुबह केतन को धक्का देते हुए सिया या चेतन को देखा था। और उम्मीद भी नहीं है कि कोई विटनेस आएगा, क्योंकि उन दोनों ने जगह ही ऐसा चुना। क्या किसी कैमरे में कैद ये इंसिडेंट? बिल्कुल नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ हुडी में तस्वीर है चेतन की, धक्का मारते हुए कोई वहाँ पे नहीं, कैमरा भी नहीं था, बेवकूफ़ वो थे नहीं कि कैमरे के सामने धक्का मारते। तो मतलब न विटनेस है और न धक्का मारते हुए कोई सीधे सीधे एविडेंस है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब क्या किसी केस में अगर कोई चश्मदीद ना हो, कोई कैमरे में कैद ना हो क्राइम, तो उसे सज़ा नहीं दिलाई जा सकती? बिल्कुल दिलाई जा सकती। बहुत सारे ऐसे केस हुए, लेकिन उसके लिए फिर आपको पूरी एक कहानी बुननी पड़ेगी। और ये कहानी हवा हवाई नहीं, बल्कि उन कहानी की हर कड़ियों को आपको जोड़ना होगा। कहानी का एक भी अगर कहानी की कड़ी टूटी तो केस बिखर जाएगा। अब कैसे? सिलसिलेवार आपको बताता हूँ। इस पूरे केस में विटनेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि केतन को धक्का देकर नीचे फेंका गया या केतन फिसल कर गिरा। रिक्रिएशन हुआ था अभी, डमी ट्रायल, मैंने उसकी कहानी आपको सुनाई। ये इसलिए हुआ था ताकि फॉरेंसिक टीम ये पता कर सके कि ऊपर से जब केतन गिरा तो फिसल कर गिरा था या धक्का मारने से गिरा था। फिसल कर गिरने से ये मानते हैं कि जहाँ पे वो खड़ा था उसी के करीब ही नीचे गिरेगा, धक्का मारने से कि थोड़ी दूरी पर जाकर गिरेगा। एक आदमी को, मैं ये अपनी तरफ से नहीं, सारे ये क्रिमिनल लॉयर और उनके तजुर्बे और उनकी बताई हुई बातें आपको बता रहा हूँ। किसी एक आदमी को आप ऊंचाई से एक बार धक्का मार दीजिए, वो नीचे गिरेगा। इसके बाद अगली बार मारिए, फिर नीचे गिरेगा। आप 10 बार मारिए, 10 बार में हर बार वो अलग अलग जगहों पे गिरेगा, एक ही जगह नहीं गिरेगा। दूसरा, एक आदमी खड़ा हुआ, गलती से हादसा हुआ, पैर फिसल गया, नीचे गिरा। आप ऐसे 5 अलग अलग आदमी को ऊपर से फिसल के बोलिए नीचे गिरे, 5 अलग अलग गिरेंगे। तो फिर डमी ट्रायल और रिक्रिएशन का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट है कि हर आदमी अलग अलग अंदाज में गिरता है, और डमी तो वैसे भी अलग अंदाज में गिरेगी। तो डमी ट्रायल और रिक्रिएशन से कुछ होना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी, इस पूरे मामले में पुलिस को केतन का अगर कत्ल हुआ है तो कत्ल का मोटिव यानी मकसद क्या है ये साबित करना पड़ेगा। और हर कत्ल में यही होता है कि आपके सामने मोटिव क्लियर होना चाहिए, मकसद। अब यहाँ मकसद पहले ही दिन से क्लियर कर दिया गया है, फर्स्ट डे से। वो क्या है? मकसद ये है कि सिया और केतन की सगाई हुई। सिया शादी करना नहीं चाहती थी, चेतन से उसे प्यार था, वो चेतन से शादी करना चाहती थी। घर वालों से वो कहकर शादी तुड़वाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए चेतन के साथ साजिश रचकर उसने शादी से पहले ही केतन को रास्ते से हटा दिया, खाई से धक्का देकर। ये मोटिव है। जो अब तक की पुलिस की लाइन की कहानी है वो यही है। इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है कि पैसों के लिए मारा, रिश्तों के लिए मारा, झगड़ा हुआ था इसलिए मारा, गुस्से में मारा, नहीं है। अभी तक आपने जितना पढ़ा लिखा सुना देखा वो यही है जो पुणे पुलिस की लाइन है कि ये कत्ल केतन का इसीलिए हुआ कि सिया उससे शादी करना नहीं चाहती थी, चेतन से करना था, और इसलिए केतन को निपटा दिया।
अब इस मोटिव को साबित कैसे करेंगे आप? तो फिर वापस उन चीज़ों पर घूम फिर के आते हैं। मैंने आपसे कहा कि डमी ट्रायल और रिक्रिएशन इस मोटिव को साबित नहीं कर सकते। अदालत में कोई भी चैलेंज कर सकता है कि अगर केतन जहाँ गिरा, डमी वहीं गिरी या दूर गिरी, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो फिसल कर मौत, ये धक्का देगा। दूसरा, क्या क्या एविडेंस है अगर इस मोटिव पे हम पहले टिकते हैं कि इसीलिए सिया ने मारा था? तो पहला ये है कि उस दिन सिया क्राइम सीन पर केतन के साथ थी। ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबूत। वो साथ थी और केतन गिर कर मरा, इसका मतलब है सिया ने धक्का दिया क्योंकि वो साथ थी। दूसरा, सिया का प्रेमी चेतन भी उस दिन किले में मौजूद था, इसके सबूत है। चेतन की वो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर, चेतन के एम्प्लॉय का जो मोबाइल लेकर गया वहाँ उसकी लोकेशन, पुलिस कस्टडी में दिया गया दोनों का बयान, एक्सेप्ट कबूलनामा, चेतन की स्कूटी, ये सारे सबूत हैं। इसके अलावा जो लोगों के बयान दर्ज हुए केतन के परिवार के, सिया के परिवार के, चेतन के परिवार के, उससे इस्टेब्लिश करना कि सिया और चेतन का एक रिश्ता था, दोनों रिलेशनशिप में थे, अफेयर था दोनों का। तो ये सारी चीज़ें इस मोटिव के फेवर में जाएंगी कि हाँ, इन दोनों ने इसीलिए निपटा दिया। लेकिन कोर्ट में ये केस सिर्फ इस बलबूते पर खड़ा नहीं होगा। इस बलबूते पर सिया को सज़ा नहीं मिल सकती, ना चेतन को। अब इसको अगेंस्ट में ले जाता हूँ। मोटिव वही है, क्योंकि अभी तक मोटिव तो कोई और सामने आया नहीं, तो हम उसी मोटिव को लेकर चलेंगे कि सिया और चेतन एक दूसरे से प्यार करते थे। सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए लेकर मार दिया। अब वापस सबूत क्या क्या है? पहला, क्राइम सीन पर सिया की मौजूदगी है। मैं उल्टा जा रहा हूँ। क्राइम सीन पर सिया की मौजूदगी उस दिन केतन के वो साथ थी और कोई था नहीं, तो सिया ही कातिल, और तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन ये कैसे साबित होगा? क्राइम सीन पर सिया की मौजूदगी की और भी वजह हो सकती है। वो दोनों मंगेतर थे और उस दिन गए थे साथ में, इससे पहले भी साथ में गए थे, और सबूत तो अभी से ही खड़ा किया जाने लगा है। सिया की मम्मी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 18 तारीख को सिया असल में जाना ही नहीं चाहती थी, केतन ने फोर्स किया था। और इस बात की उन्होंने ये दावा भी किया कि उसके मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज भी है कि सिया कह रही है हम नहीं जाएंगे, थके हुए हैं, अगले दिन फिर बर्थडे पार्टी भी है। लेकिन केतन ने फोर्स किया कि नहीं चलते हैं। तो क्राइम सीन पर सिया की मौजूदगी ही ये साबित नहीं कर देगी कि उसी ने मारा है, क्योंकि अगर ये बात मोबाइल के कॉल डिटेल से, वीडियो कॉल से और मैसेज से ये साबित हो गया कि सिया जाना नहीं चाहती थी, उस दिन केतन उसको ज़बरदस्ती ले गया था फोर्स करके, तो एक चीज़ सिरे से उसी वक्त खारिज हो जाएगी, वो ये कि केतन को उस पहाड़ी पर ले जाकर धक्का देने की साजिश रची थी सिया ने। क्योंकि साजिश रचने का मतलब ये है कि सिया उसको ले जाएगी, केतन ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। अगर केतन के कहने पर वो फोर्सफुली गई तो फिर ये साजिश कहाँ से हुई? साजिश का एंगल रूल्ड आउट हो जाएगा। तो क्राइम सीन पर मौजूदगी ही सिया को गुनहगार नहीं ठहराएगा। नंबर 2, चेतन की मौजूदगी, कि चेतन भी उसी किले पर था, दोनों प्रेमी थे और ये दोनों साजिश के तहत आए थे और इन्होंने धक्का दिया। और वो सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर भी आप दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी वकील धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। कैसे? चेतन और सिया दोस्त थे, ये बात सिया के भाई साहिल को भी पता है। और जब ये जाने लगे थे उससे पहले, जिस तरह मैंने कहा कि सिया की माँ ने यह दावा किया कि 18 तारीख को केतन ने फोर्स किया था किले पर जाने के लिए, सिया ने नहीं। उसी तरीके से केतन के फादर ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिया 18 जून को ये कहकर केतन को ले गई कि उसके बाद बर्थडे है, बर्थडे से पहले एक दिन पार्टी करनी है, उसके कुछ दोस्त होंगे वहाँ पर पार्टी करने के लिए। अगर आपको ये थोड़ा सा याद नहीं हो तो सिया की माँ और केतन के पिता, जो दोनों ने 2 बातें कही, मैं इसको सुनाना चाहता हूँ आपको। ये सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। कि मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? हाँ। बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का। तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी? हाँ भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका जी। और मैंने केतन के साथ बात चालू थी सिया की, वीडियो कॉलिंग के उस टाइम पे बीच में
केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो, बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके। पर उन्होंने बोला ठीक है बेटा, उसकी इच्छा है तो चले जा। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो आपने दोनों को सुन लिया। तो अब केतन के पिता का ये कहना, यहां पे कौन सा एविडेंस है? एविडेंस है वो ये है कि सिया ने कहा कि अपने दोस्तों के साथ वो किले पर पार्टी करने के लिए जा रही है। अब चेतन की वहां मौजूदगी है। चेतन साहिल का भी दोस्त है, साहिल भी जानता है, सिया भी जानती है। वो आराम से बता सकते हैं कि केतन भी जानता था चेतन को। या ना भी जानता हो तो सिया कहेगी ये मेरा दोस्त है इसलिए इसको लेकर आई थी, मैं तो आपको बता कर आई थी कि हम लोग पार्टी भी करेंगे। तो यहाँ चेतन भी ये कह सकता है कि मुझे सिया ने इनवाइट किया था बर्थडे से एक दिन पहले और कहा था किले चलो। और सिया भी यही कहेगी कि मैंने अपने दोस्तों को बुलाया था, उसमें एक चेतन था। तो यहाँ पे भी ये थ्योरी नाकाम हो जाएगी। तीसरा, कॉल डिटेल, मैसेजेस, ये सारी चीज़ों को ले लेते हैं जिनसे इन दोनों के रिश्ते एस्टेब्लिश होते हैं। ये दोनों मान लेंगे क्या हमारा अफेयर, हमारा प्यार था, हम मिलते थे, हम बात करते थे, हम घंटों बातें करते थे, हमने हज़ारों कॉल किए एक दूसरे को। लेकिन हमारे रिश्ते का इस मर्डर से क्या ताल्लुक, क्या लेना देना? हमने तो कोई इस बारे में सोचा तक नहीं था। और अगर इसका कोई सबूत है तो आप ले आइए। अब रिश्ता तो एस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन इन दोनों के इस रिश्ते से केतन के मर्डर का क्या रिश्ता जाकर जुड़ता है, इसका प्रूफ या सबूत कहाँ है? यही पुणे पुलिस को ढूंढना है। तो आपको दोनों तरफ के जो वकील हैं, जितने लोगों से बात की, ये होगा वो मैंने आपको बेसिक अभी ये सामने रखा है। अब सवाल ये है कि चलिए अगर कोई सबूत ना हो, डायरेक्ट एविडेंस, कोई विटनेस ना हो, कोई गवाह ना हो, तो क्या ऐसे केस में सज़ा नहीं मिलती? बहुत सारे ऐसे केस में सज़ा मिली है। पर क्यों मिली? उसका एक टर्म है टेक्निकल, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, यानी हालात के हिसाब से सबूत। इसके आधार पर सज़ा मिली है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हालात के हिसाब से सबूत या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसे कहते हैं वो ये है कि ये दोनों पहाड़ी पे थे, पर चेतन और सिया एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों चाहते नहीं थे कि केतन से शादी हो और इस हालात की वजह से उन्होंने रास्ते से हटा दिया। लेकिन इसके लिए फिर आपको कुछ ऐसे एविडेंस, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो या कोई और, वो जताने पड़ेंगे कि इन दोनों के मन में केतन को मारने का ख्याल आया था, इन्होंने साजिश रची थी। उसका कोई एक एविडेंस चाहिए, सिर्फ कहानी नहीं। जो शुरू में मैंने कहा ना, कहानी की हर कड़ी को जोड़ने के लिए एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहिए आपको। दिमाग में इनके चल रहा था ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपको याद होगा आरुषि केस, आरुषि केस में आरुषि हेमराज को किसने मारा, कोई विटनेस नहीं था, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था। फिर क्या किया पुलिस और सीबीआई ने? कहानी बनाई। वो कहानी कोर्ट में गई, लेकिन उस कहानी में इतने झोल थे कि आज भी आरुषि और हेमराज के कातिल कौन है इसका पता ही नहीं है। तो सिर्फ कहानी भी नहीं चलेगी जो आरुषि केस में कहानी बना दी थी सीबीआई ने। कहानी के साथ आपको हालात के हिसाब से पैदा हुए सबूत, यानी परिस्थिति जन्य सबूत, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो आपको देना होगा। तो इस केस में भी अगर चश्मदीद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन ये पुणे पुलिस की मेहनत पर है कि वो किस तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को पैदा करती है। वो हर कहानी जो सुनाएगी कि इनके रिश्ते थे, शादी करना चाहते थे, केतन से वो शादी नहीं करना चाहती थी, केतन उसे पसंद नहीं था, जितनी भी चीज़ें, उससे जुड़े हुए हर छोटे छोटे सबूत को कोर्ट के सामने आपको रखना पड़ेगा। आप सिर्फ कहानी सुनाकर ये उम्मीद करें कि अदालत सज़ा दे देगी, ये मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए जो भी पुणे पुलिस कर रही है उसे भी पता है कि ये केस इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि अब वो एक
लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए उन चीज़ों को निकालना चाहती है जो दिल और दिमाग में सिया और चेतन के हैं, ताकि उसके ज़रिए वो उन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कलेक्ट कर सके। अब फॉर एग्जांपल इसमें कैसे पता चलेगा, दिल और दिमाग में मैंने ज्ञान तो दे दिया आपको कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के ज़रिए दिल दिमाग से कोई ऐसा राज निकाले और फिर उसके ज़रिए उस हालात के हिसाब के सबूत ढूंढे, कैसे हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए सिया लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है और वो बैठी हुई और अचानक कहती है कि मैंने खाई में धक्का देने से पहले कुछ साइट्स देखे थे, कुछ सोशल इंटरनेट पे, और उसके बाद मैंने देखा कहाँ कहाँ से कितनी ऊंचाई क्या है। ठीक है, अब उसने बोल दिया, बस इतना ही है। अब पुणे पुलिस उस लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान जो सिया ने बोला है उसके सारे जो मोबाइल या लैपटॉप हैं उसके ज़रिए उस सर्च इंजन से सर्च करेगी कि क्या सिया ने इससे पहले कभी ये सर्च किया है कि एक ऊंचाई से किसी शख्स को कैसे धक्का देते हैं। अगर वो मिल गया कि पहाड़ी से धक्का देकर कैसे मारा जाता है, तो फिर वो लाई डिटेक्टर टेस्ट की जो रिपोर्ट है जो अदालत में मान्य नहीं है, पुलिस उसको मान्य बना देगी, ये कहकर कि देखिए इसने लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान ये बात कही और यही चीज़ ये सबूत के तौर पर है जो इसने सर्च किया था। तो वो क्या हुआ, एविडेंस बन गया। तो इसी तरीके से ऐसी चीज़ों को पुलिस इस टेस्ट के ज़रिए सामने लाकर सबूतों के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। तो जैसा मैंने कहा कि इसमें सिर्फ कहानी नहीं चलेगी, जो मोटिव आपने बनाया उस मोटिव के कदम कदम पर लिंक करते हुए सबूत बिना चश्मदीद के आपको निकालना है, आपको कोर्ट के सामने रखना है, और तब कहीं जाकर आप सिया और चेतन को सज़ा दिला सकते हैं। वरना सोनम के केस का क्या हाल है ये हमारे और आपके सामने है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।